वो उसमें उनका एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक कराया जा रहा है। यानी अदालत उठकर एयरपोर्ट चली गई है कि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में जब भी वापसी हुई है वो एक डील के तहत हुई है। वो गए भी एक डील के तहत हैं, वो आए भी एक डील के तहत हैं। नदीम मलिक साहब ने पिछले दिनों अपने प्रोग्राम में क्या खबर दी थी, शायद खकान अब्बासी साहब के साथ बैठ के उन्होंने कहा था कि पकड़े एक लीडर ने घुटने को हाथ लगा के आर्मी चीफ के कहा कि जनाब मेहरबानी करें आ जाएं और ये इमरान खान से हमारी जान छुड़ाएं। 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की खुफिया मुलाकात लंदन में हुई है और उसमें सारी चीजें तय पा गई हैं। तो फिर हमसे नाराजगी हो जाती है। लेकिन आज क्या साबित नहीं हो रहा कि चीजें तय, यानी तय किए बगैर कैसे इस तरह हो सकता है? यानी कि क्या नवाज शरीफ इतने लकी हैं कि सब चीजें उनके लिए ठीक हो रही हैं, बेल्स भी मिल रही हैं, उनको प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, उनके लिए जनाब एयरपोर्ट पे भी प्रोटोकॉल लगा हुआ है, वहां से बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने आ रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल बगैर चीजों के तय हुए मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर डीसी जो है, डिप्टी कमिश्नर्स बसें अरेंज कर करके दे रहे हैं, या क्या ये खुद ब खुद हो रहा है? ये ऑटो पे सिस्टम चल रहा है? ये एक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड मीडिया है जिसके टॉपिक्स तक जो है वो उनके एंकर्स को चूज करने की इजाजत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट क्यों है? मैं खुश हूँ, हमारे कायद वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान के एक अजीम लीडर वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ेगी। और देखिए जमहूरी सिस्टम जो है वो आगे बढ़ेगा। उम्मीद पैदा हुई है कि एक बिल्कुल मामला स्टक थे, तो खुश होना चाहिए। मुझे क्यों खुश नहीं होना चाहिए? असद साहब, आपने कायद भी इस्तेमाल किया और आपने कहा जमहूरियत आगे बढ़ेगी। क्या ये जमहूरी तरीका है कि इस तरह से एक शख्स जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, जो एब्सकॉन्डर हो, 4-5 साल आप लोग रिपोर्टिंग करते रहे, रिपोर्टिंग करके हमें इनके केसेस के हवाले से बताते रहे कि जमहूरी तरीका है जिस तरह से ये परवान चढ़ाया जा रहा देखिए, चीज़ें बहुत अजीबोगरीब पाकिस्तान में हो रही हैं। अब इस वक्त अभी जो ताज़ा तरीन विजुअल्स हमारे सामने आए हैं उसमें वहां पर उनकी जो नई दरखास्त उन्होंने दायर करनी है, वो उसमें उनका एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक कराया जा रहा है। यानी अदालत उठकर एयरपोर्ट चली गई है। मुझे याद है एक मरतबा मरियम नवाज शरीफ साहबा का पासपोर्ट रिन्यू होना था, तो रावलपिंडी के एक पासपोर्ट के दफ्तर को ये हिदायत की गई कि आप अपना पूरा सिस्टम उठाकर मरियम नवाज साहबा के घर ले जाएं और वहां जाके उनका जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू किया जाए। तो जब वहां के अमले ने माजरत करना चाहिए कि जी ये मुमकिन नहीं है, तो उसको फिर उस उन पर प्रेशराइज उनको किया गया कि नहीं, इसको आप किसी भी तरीके, मरियम नवाज तो उठकर अब दफ्तर नहीं आएंगी पासपोर्ट ऑफिस के अपना रिन्यू करने के लिए। तो ये एक स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट नवाज शरीफ साहब के साथ भी हम देख रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें एक हिस्ट्री के साथ रिलेट करके जब हम देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में जब भी वापसी हुई है वो एक डील के तहत हुई है। वो गए भी एक डील के तहत हैं, वो आए भी एक डील के तहत हैं। उनकी हुकूमत भी 16 माह जो रही है वो भी एक डील के तहत थी, और उसके बाद जब वो चले गए हैं, नवाज शरीफ से वापस आना था तो भी एक डील हुई है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब ये एक रिवाज बन गया है। देखिए नवाज शरीफ साहब को जो आने आने के बाद चैलेंजेस दरपेश है ना स्वराज साहब, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले ये नारा लगाया था कि मुझे क्यों निकाला, और उनको एक दफा नहीं निकाला गया, उनको इक्तदार से 3 मरतबा निकाला गया। और मैं मानता हूं कि नवाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं कि तीनों मरतबा उनको गैर आईनी तरीके से निकाला गया। तीनों मरतबा वो डिजर्व करते थे कि वो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करें, अगरचे उसमें खुद भी उनका कोई किरदार या नालायकी रही होगी, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि उनको अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब ने उन तीनों दफा इक्तदार से निकाले जाने से सीखा क्या है? उनको कम से कम ये करना चाहिए था कि वो कहते कि जी मेरे साथ हो या किसी और के साथ हो, ये गलत है, 5 साल की मुद्दत तो वजीर आजम को पूरी करनी ही चाहिए। है। लेकिन इस मरतबा हुआ ये कि 2018 में जब एक हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि मैं वोट को इज्जत दो का नारा सिर्फ मेरे लिए है, आप इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए हमारा साथ दें, आप आइए इंटरवीन कीजिए। और नदीम मलिक साहब ने पिछले दिनों अपने प्रोग्राम में क्या खबर दी थी, शायद खकान अब्बासी साहब के साथ बैठ के उन्होंने कहा था कि पकड़े एक लीडर ने घुटने को हाथ लगा के आर्मी चीफ के कहा कि जनाब मेहरबानी करें आ जाएं और ये इमरान खान से हमारी जान छुड़ाएं, और आप आ जाएं, हमें लेकर आए, हम आपके लिए तैयार हैं। तो जब नवाज शरीफ साहब इस तरह 16 महीने की हुकूमत हासिल करने के लिए इस हद तक चले जाएंगे, तो फिर उनका नैरेटिव तो नहीं बन सकता, फिर उनका बयानिया तो नहीं बन सकता। असद साहब, डील इस वक्त क्या हो सकती है? इस वक्त जो 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 पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें डील किन बुनियादों पर हो सकती है?
देखिए, नवाज शरीफ साहब की एक तो गलतफहमी खैर उनकी ये है, और इस गलतफहमी में और भी लोग इसका शिकार रहे हैं। वो ये समझते हैं कि इस वक्त मेरे अलावा सिस्टम आगे चल नहीं सकता, और हालात मुल्क के इस नहज पर आ गए हैं कि अगर आपको पाकिस्तान में इंतखाबात कराने हैं और आगे लेकर चलना है तो चॉइसेस ही नहीं रह गई। अब चॉइस अवाम की तो होती नहीं है यहाँ पर कि अवाम मुंतखब कर लें जिसको मुंतखब करना है, लेकिन जिसने पहले इलेक्शन से पहले जिसने मुंतखब करना होता है उनके पास क्या चॉइसेस हैं? उनके पास शहबाज शरीफ चॉइस है, मगर ये बात नवाज शरीफ साहब नहीं मानते। फिर नवाज शरीफ साहब को एक और हमेशा एज रहा है, और वो ये है कि वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के ऊपर दबाव डलवाते हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाते हैं, और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उसका दबाव डलवाते हैं। तो जब वो ये करवाते हैं 2007 में वो ये कर चुके हैं, ये तो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बेनजीर साहबा ने डील की परवेज मुशर्रफ के साथ, एनआरओ लिया, वापस आई तो नवाज शरीफ के लिए भी रास्ता खुल गया, नवाज शरीफ को भी डील के लिए डील करना पड़ी। क्या परवेज मुशर्रफ 2007 में किसी तरह चाहते थे कि ये दोनों वापस आए? वो तो नहीं चाहते थे। उन्होंने 10 साल का मुआहिदा करके इनको वापस बाहर भेजा हुआ था, और 10 साल पूरे नहीं हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन उनको मजबूरन नवाज शरीफ को वापस लाना पड़ा। यही सिनेरियो हम इस मर्तबा भी देख रहे हैं। नवाज शरीफ को चाहा नहीं जाता यहाँ पर कि वो आए इक़्तिदार में, क्योंकि वो आएंगे तो उसी तरह की मुज़ाहमती सियासत करेंगे जो पाकिस्तान में फिर ताकतवर हलकों के लिए, मुक़्तदर हलकों के लिए परेशानी का बायस बनता है। लेकिन चारों ना चार नवाज शरीफ को कबूल करना एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल एक ऐसी पोजीशन में होता है कि उसको इंटरनेशनल प्रेशर कबूल करना ही पड़ता है। तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें अगला सवाल ये है, और शायद आपके जहन में ये सवाल पैदा भी हो रहा हो, और वो सवाल ये है कि ऐसे में अगर इलेक्शन होते हैं और नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो जाहिर है ये हुकूमत मौजूदा हालात में अवाम की तर्जुमानी नहीं कर रही होगी। ये इलेक्टोरल रिजल्ट्स मौजूदा हालात में लोगों के वोट की तर्जुमानी नहीं कर रहा होगा। तो फिर ऐसे में अगर एक हुकूमत बनती है और वो फिर 2-2.5 साल चलती है, तो उससे पाकिस्तान में क्या स्टेबिलिटी आएगी? मेरा ख्याल है यही वो सवाल है इस वक्त जो सबके पेश नजर है भी और होना भी चाहिए का कि जवाब तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी। इसमें स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। और जिस तरह से आपने खुद कहा कि अवाम तो यहाँ पर रेवड़ समझा जाता है ना। असदुल्ला खान साहब, मैं ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ, आज ये टीवी स्क्रीन देखकर महसूस हो रहा है कि गरीब लोगों को सोच समझ कर रखा जाता है ताकि उन्हें इस तरह से आंका जाए। ये जो मीडिया कर रहा है, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, आप माशाल्लाह आपने कैरियर बनाया, आपकी रेप्यूटेशन है आज एक। सर, ये मीडिया का क्या ये काम है? जिस तरह से अखबारों के जितने बड़े इश्तिहारात लगे हुए हैं, जिस तरह से साफियों को पैसे दिए गए हैं, साफी जहाज में साथ आ रहे हैं, ये मीडिया की इतना ज्यादा बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है। जी हाँ, देखें, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मीडिया जिस तरह से अब उसकी क्रेडिबिलिटी तो तकरीबन ख़त्म ही होकर रह गई है। ये एक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड मीडिया है, जिसके टॉपिक्स तक जो है वो उनके एंकर्स को चूज करने की इजाज़त नहीं है, या उनकी टीम को, जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी उम्रें गुजार दी हैं सहाफ़त में, उनको ये इजाज़त नहीं है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, किसकी राय वो, यानी वो खुद फैसला नहीं कर सकते कि इस वक्त किसकी राय उन्हें लेनी चाहिए और किन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए। तो इन हालात में मीडिया की क्या क्रेडिबिलिटी है? ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड मीडिया है, और उस मीडिया को अगर ये नजर आ रहा है या ये दिखाया जा रहा है कि आने वाला वक्त नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ ही आपके इश्तहारात वाबस्ता हैं, तो जाहिर है फिर ये मीडिया उसी नवाज शरीफ का दम भरेगा, क्योंकि उनको लगता है कि मौजूदा हालात की परेशानी, जिसमें माली परेशानी भी शामिल है, ये शायद आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ के आने से छट जाएगी। तो जाहिर है ये एक ऐसा मीडिया है जो कमर्शियल मीडिया भी है, और एक ऐसा मीडिया है जो इस वक्त माली तौर पर शदीद बहरान का शिकार मीडिया है। तो वो ये ना करें तो क्या करें, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा असद साहब, बराए मेहरबानी ये बताएं, आपने कल खबर भी दी अपने व्लॉग में, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि शेख रशीद अहमद का पूरा इंटरव्यू देखने के बाद उसका खुलासा क्या आपने निकाला? उस पूरे इंटरव्यू का खुलासा पहले बता दें। देखिए, मैंने खुलासा ये निकाला है कि उन्होंने एक तो ऐलान ये किया है कि वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, जो कि हर पाकिस्तानी करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हर पाकिस्तानी करता है कि 9 मई नहीं होना चाहिए था। आज के बाद डायरेक्ट 10 मई आ जाता तो पाकिस्तान की तारीख में बेहतर था। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसकी उन्होंने मजम्मत की और सभी करते हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। दूसरा, उन्होंने इमरान खान, आप देखेंगे इमरान खान के खिलाफ इस हद तक कोई बात नहीं की कि जिस हद तक शायद उनसे तवक्को की जा सकती थी या की जा रही होगी। उन्होंने बहुत मोहतात रहकर गुफ्तगू की है, और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी जो सियासी वाबस्तगी है
उसको भी अलहदा नहीं किया। यानी इससे पहले हमने देखा कि लोगों ने कहा कि जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, मेरा तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन शेख रशीद से जब पूछा गया कि आप क्या तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की सपोर्ट लेंगे अपनी कलम दवात के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखें जी, ये तो वक्त जब इलेक्शन आएगा तो सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती है पता चलेगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरा उनके साथ ताल्लुक मौजूद है, और ताल्लुक कैसे टूटता है? ताल्लुक तो नहीं टूटता। तो आइंदा भी उन्होंने अपने लिए ये गुंजाइश बरकरार रखी है, ये खुलासा है मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं। उन्होंने एक गुंजाइश बरकरार रखी है कि वो आइंदा भी जब कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे तो तहरीक इंसाफ के वोटर्स की सपोर्ट मांगेंगे भी, और उनको मिल भी जाएगी। ये सक्सेसफुली वो करने में कामयाब रहे हैं, और वो चीजें जो पर्चे पे वो लिख कर लाए हुए थे ताकि वो भूल ना जाएं, उनमें से कोई भी चीज वो इंटरव्यू इस तरह से चला कि उसमें से कोई भी चीज वो शायद बता नहीं सके। यानी कब कब कौन कौन सी मीटिंग हुई, किस किस वक्त जो है वो कहाँ कहाँ पर खुफिया मीटिंग हुई, ये उन्होंने पेपर पे लिखा तो हुआ था लेकिन वो अनाउंस नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पर शेख रशीद साहब ने अपनी इज्जत भी बचा ली है और अपनी हल्के में पीटीए की सपोर्ट भी बचा ली है। अब यानी कि चिला चिला जो करवाने वाले थे वो चिला कामयाब नहीं हुआ फिर? मेरा ख्याल है कि विन विन सिचुएशन है, वो भी कह सकते हैं कामयाब हुआ है और जिन्होंने चिल्ला करवाया है, और शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि मैं कहेंगे मैं कामयाब रहूंगा, रहा हूं। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ये कहा जा सकता है कि हाँ, दोनों की तो असल में खुलासा आपने पर्पस सर्व बयान हो किया गया है, है। जो खुलासा आपने और बयान ये किया सिर्फ इस वजह से हुआ है सौराब साहब, ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि शेख रशीद साहब की तजर्बाकारी, मामला फहमी और चीज़ों को टैकल करने का जो एक्सपीरियंस है, हम उनको पुराना जानते हैं। जब उन्होंने कोई खबर नहीं देनी होती तो फिर नहीं देनी होती। तो लेकिन उन्होंने इतने उम्दा तरीके से किया है कि इतने उम्दा तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो उस्मान डार और सदाकत अब्बासी भी नहीं दे सके। अच्छा, उम्दा परफॉर्मेंस थी। सर आखिरी सवाल ये बता दें कि ये जो टेलीविजन के ऊपर लगा हुआ है, ये और भी कोई खबर आएगी या अगले तकरीबन 12-24 घंटे हम सिर्फ यही देखेंगे? नहीं, सिर्फ यही देखेंगे जी, इसलिए कि आप देख नहीं रहे कि मीडिया कैंपेन्स चल रही हैं, इश्तहारात मिल रहे हैं, बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं। तो ये क्यों नहीं, आज के अखबारात आपने नहीं देखे कि अखबारात में कितने बड़े बड़े इश्तहार, यानी खबर तो है नहीं फ्रंट पेज के ऊपर, नवाज शरीफ की वापसी का इश्तहार लगा हुआ है। तो जब मीडिया को इतना ज्यादा एक मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा होगा तो वो कोई और वो क्यों दिखाएंगे? आज की सबसे बड़ी खबर ही ये है कि 5-4 साल के बाद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, पूरा सिस्टम उनकी खिदमत में, उनकी आओभगत में लगा है। जब हम ये खबरें देते हैं अपने वीलॉग्स में कि उनकी एक मुलाकात हुई है जिसमें सारे मामला तय पा गए हैं, तो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की खुफिया मुलाकात लंदन में हुई है और उसमें सारी चीजें तय पा गई हैं, तो फिर हमसे नाराजगी हो जाती है। लेकिन आज क्या साबित नहीं हो रहा कि चीजें तय, यानी तय किए बगैर कैसे इस तरह हो सकता है? यानी कि क्या नवाज शरीफ इतने लकी हैं कि सब चीजें उनके लिए ठीक हो रही हैं, बेल्स भी मिल रही हैं, उनको प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, उनके लिए जनाब एयरपोर्ट पे भी प्रोटोकॉल लगा हुआ है, वहां से बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने आ रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल बगैर चीजों के तय हुए मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर डीसी जो है, डिप्टी कमिश्नर्स बसें अरेंज कर करके दे रहे हैं, या क्या ये खुद ब खुद हो रहा है, ये ऑटो पे सिस्टम चल रहा है? तो ये चीजें सारी तय होकर ही चल रहा है ना, ये तो हमें नजर आ रहा है। तो जब हम कहते हैं कि लंदन में जी एक 2.5 घंटे की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में सारी चीजें तय पाई हैं, तो हमसे नाराजगी का इजहार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये ऐसी कोई बात ही हुई, आप तो बिल्कुल फजूल बात कर रहे हैं। आपसे तो अगर नहीं हुई तो नाराजगी ये ऑटोमेटिकली हो रहा है सब कुछ। आपसे नाराजगी का इजहार इसलिए किया जाता है कि वो जो 2-2.5 घंटे की मुलाकात है उसको खुलकर आप नहीं बताते कि उस मुलाकात में कौन कौन बैठा था, कौन कौन नहीं बैठा था, कौन किस तरफ बैठा था, किसने ज्यादा जोर दिया, किसने नहीं, इसलिए नाराजगी होती है। यार सौराब भाई को पाकिस्तान में टाइम गुजार लेने दें यार थोड़ा, जिस तरह जितनी खबर दे रहे हैं उतनी भी चले, कोई डाइजेस्ट हो जाए तो गनीमत है। इससे ज्यादा आप क्यों पूछना चाहते हैं? मैं एक अल्लाह एक माफ आप, करे, आपकी छोटे छोटे बच्चे हैं। इजाजत से पूछना चाहूंगा, अगर अगर आप जवाब देना चाहें तो आप पर है। सर आप टीवी स्क्रीन पर नहीं नजर आते, मैं तो ट्यून इन कर करके मर गया हूं। जी हाँ, मैंने टीवी से ब्रेक ली हुई है, चलें इसी तरह कह रहे हैं आप। मैं आजकल, मुझे तो सारे चैनल्स बुला रहे हैं, मैं जा नहीं रहा किसी के पास, मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई,
दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।